Three. Dear students, welcome you all again in online classes. Now we are going to discuss a very important aspect of the Hindu law, that is partition under joint Hindu family. When we were discussing about the joint Hindu family and partition, joint Hindu family and co-partition, I told you that under the joint Hindu family, generation after generation people are residing under the one roof and they are unite. और जो जो उसमें ज्वाइंटनेस की अवधारणा जो मैंने बताई थी कि साथ साथ रहना, खाना पीना, पूजा अर्चना और साथ ही संपत्ति का उपयोग और उपभोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू दैट कि जो पार्टीशन होता है उसमें यही होता है कि जो संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ पोजीशन होता है. कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ऑल द को विल से दैट इट इज आवर प्रॉपर्टी. No one will say that it is my property. It shows that they have a common ownership over the joint family property. And second is union of possession, यानी कि सभी का फिजिकल तौर पर इंजॉयमेंट होता है, सभी उस प्रॉपर्टी का उपयोग उपभोग समान रूप से करते हैं. तो यही यही जो अवधारणा है, यानी कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ पोजीशन जब खंडित होती है, जब इस अवधारणा को समाप्त किया जाता है, तभी हम कहेंगे कि घर का बंटवारा हो गया है. Partition means joint Hindu family come into an end. Come into an end doesn't mean that कि blood relations का बंटवारा हो रहा है. बंटवारे का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी among the co-partners. यानी कि each and every co-partners now will know his own share of a joint Hindu family property. जिस दिन संयुक्त हिंदू परिवार के सारे को-पार्टनर्स ये जान जाएंगे कि उनका संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी में कितना इंटरेस्ट है, उस दिन घर का बंटवारा मान लिया जाता है. कारण ये है कि जब तक परिवार सो लॉन्ग एज द ज्वाइंट हिंदू फैमिली रिमेन ज्वाइंट, तीन प्रिंसिपल इसमें इवॉल्व होते हैं. वो है राइट बाय बर्थ, सभी को पार्टनर का जनता अधिकार होता है. दूसरा है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप लागू होता है, को पार्टनर प्रॉपर्टी को पार्टनर्स के बीच में रहती है. और तीसरा है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट करता है, कि इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है. संयुक्त हिंदू परिवार में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो इंटरेस्ट घट जाता है, किसी के मरने पर सभी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है. ये फ्लक्चुएटिंग तब तक करता होता है जब तक कि संयुक्त परिवार संयुक्त होता है. जिस दिन ये पार्टीशन हो जाएगा, जिस दिन किसी मेंबर ने इसे डिक्लेयर करके पार्टीशन करा दिया, उसी दिन सभी को अपना हिस्सा ज्ञात हो जाएगा और उसी दिन कहेंगे कि परिवार जो है वो बंटवारा हो गया. अब आइए दूसरा है कैसे बंटवारा कराया जा सकता है. जो कितने मोड्स होते हैं. कोई भी को-पार्टनर जिन्हें बंटवारा कराने का अधिकार है वो कोई भी मीडियम अडॉप्ट करके वो बंटवारा करा सकता है. ये मीडियम है या तो वो कोई डिक्लेयर कर दे, को-पार्टनर्स जो है ये स्पष्ट तौर पर ये डिक्लेयर करे या तो कर्ता से और सारे सदाईकों से कि वो घर का बंटवारा चाहता है. और वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट इट इज द राइट ऑफ ए को-पार्टनर्स टू गो फॉर द पार्टीशन. नो वन हैज आस्क्ड him why he wanted to go for the partition. उसी को भी ये पूछने का अधिकार नहीं है कि वो बंटवारा क्यों कराना चाहता है. इन एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट्स ही कैन गो फॉर द पार्टीशन. किसी भी समय वो बंटवारा करा सकता है. दूसरा है बाय नोटिस वो बंटवारा करा सकता है, सभी को नोटिस देकर भी बंटवारा करा सकता है कोई को-पार्टनर, या फिर बाय कॉन्ट्रैक्ट सभी लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके भी बंटवारा करा सकते हैं, या फिर बाय आर्बिट्रेशन पंचों के साथ के पास जाकर भी बंटवारा कराया जाता है, या कोई को-पार्टनर्स न्यायालय में सूट दाखिल करके भी बंटवारा करा सकता है, या फिर कोई वसीयत के द्वारा भी बंटवारा हो सकता है. बाई कन्वर्जन और बाई स्पेशल मैरिज एक्ट में जैसे कहा, जैसे ही कोई व्यक्ति हिंदू नहीं रह गया या मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर कोई व्यक्ति अपना मैरिज रजिस्टर कराया, वैसे ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट से अप्लाई करेंगे. और जैसे एक व्यक्ति कन्वर्जन करता है, ना वो इज टू बी हिंदू, अतः हिंदू लॉ अप्लाई नहीं करेगा और उसके हिस्से को देने के लिए बंटवारा कराना लाजमी हो जाता है. तो ये तमाम मोड्स है जिससे कि बंटवारा हो सकता है. अब आइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस द पर्सन हु इज इंटाइटेड टू गो फॉर द पार्टीशन एंड आल्सो इंटाइटेड टू शेयर आफ्टर द पार्टीशन. यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें बंटवारा कराने का भी अधिकार है और बंटवारा होने पर शेयर भी मिलेगा. ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर को पार्टनर्स होते हैं, बट फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव डिवाइडेड ऑल द हेड्स इनटू द 5 कैटेगरीज. फर्स्ट इज फादर. जो पिता का हिस्सा, पिता का बंटवारा कराने का अधिकार होता है वो अन्य को-पार्टनर की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है. पिता अपने और अपने पुत्रों के बीच में बंटवारा करा सकता है. साथ ही पिता जो है सभी पुत्रों के बीच में जब चाहे बंटवारा करा सकता है. उसी तरह से को-पार्टनर्स को, सारे को-पार्टनर्स को अधिकार है कि वो जब चाहे बंटवारा करा सकते हैं. इवन अभ्यस्त को-पार्टनर्स भी बंटवारा करा सकता है. बाय नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा वो सूट दाखिल करके भी बंटवारा करा सकता है.
तीसरा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द अनकोडिफाइड हिंदू लॉ, जो अनबॉर्न चाइल्ड को भी संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। उसी के क्रम में ये कहा गया है कि अगर बंटवारा हो रहा है और कोई भी चाइल्ड जो है अपने मदर वूम्ब में है, यानी बच्चा माँ के गर्भ में है और बंटवारा हो रहा है, ऐसे स्थिति में सामान्य नियम यह है कि बंटवारे को तब तक टाल देना चाहिए जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए। लेकिन अगर ये इन्वेटेबल है, सभी सदस्य इस बात पर सहमत नहीं होते हैं, तो फिर मान लिया जाएगा कि मदर जो माँ के घर में बच्चा है वो एक लड़का है और वो एक सन के बराबर हिस्सा स्पेयर करके बाकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कराया जा सकता है। एक दूसरी स्थिति इस संबंध में ये हो सकती है कि जब बंटवारा हो रहा है तो बच्चा जो है माँ के घर में नहीं है, माँ के घर में बच्चा बंटवारा के बाद आया और उसका वो पैदा हुआ। ऐसे स्थिति में ऐसे बच्चे को कोई राइट नहीं मिलता था। राइट तभी मिलता था बंटवारे का या हिस्सा प्राप्त करने का जब इस बच्चे के पिता ने बंटवारा होने पर कोई प्रॉपर्टी न प्राप्त की हो। चौथा है इलिजिटिमेट सन। एज यू नो वेरी दैट हु इज एलिजिबल चाइल्ड। एलिजिबल चाइल्ड वो होगा जो कि वैलिड मैरिज की संतान नहीं है, यानी वाइड एंड वैलिडेबल मैरिज की संतान है। सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट हैज आल्सो प्रेस्क्राइब कि कोई भी बच्चा एलिजिबेट नहीं होगा। एलिजिबेट संतान को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। ये चूंकि पार्टीशन अनकोडिफाइड हिंदू लॉ है, अनकोडिफाइड हिंदू लॉ में एलिजिबेट सन के जो राइट्स हैं वो कास्ट बेस्ड है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगर एलिजिबेट चाइल्ड है, वैश्य का कोई एलिजिबेट चाइल्ड है, तो ऐसी स्थिति में इस एलिजिबेट सन को कोई राइट जो है अपने पिता की प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है। हाँ, भरण पोषण का कहीं कहीं थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर वो कंकुबाइन की संतान है या रखेल की संतान है और वो शूद्र है, तो ऐसी स्थिति में इसकी स्थिति अनकोडिफाइड लॉ में अच्छी है। शूद्र की संतान या कंकुबाइन और रखेल की संतान में ये नियम ये है कि ऐसे बच्चे को जब तक पिता जिंदा है उसे कोई राइट बंटवारे करने का अधिकार नहीं है, नहीं संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। पिता की मृत्यु पर वो पिता की औरस यानी औरस संतान के साथ वो कोपार्टनर्स हो जाता था और उसे बंटवारा कराने का अधिकार होता था। लेकिन जब बंटवारा हो रहा है वो औरस संतान की तुलना में आधा प्रॉपर्टी प्राप्त करने का अधिकार होता था। लेकिन अगर पिता अन्य भाइयों के साथ कोलेट्रल्स रूप से संयुक्त रह रहा है, तो ऐसे स्थिति में इस एलिजिबेट चाइल्ड को बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं होता था, बल्कि वो सिर्फ भरण पोषण प्राप्त करने का इंटाइटल है। और लास्ट है अडॉप्टेड सन में। अडॉप्टेड सन में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के लागू होने से पहले अडॉप्टेड सन के संबंध में डिफरेंट नियम थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अब स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि कोई भी अडॉप्टेड सन एक बार अगर वैलिड अडॉप्शन हो जाता है तो अडॉप्टेड सन और नेचुरल चाइल्ड में कोई अंतर नहीं रहेगा। अतः इस अडॉप्टेड सन को सारे राइट्स मिलेंगे जो कि एक सामान्य सन को मिलते हैं। तो ये सारे ऐसे लोग थे जिन्हें बंटवारा कराने का भी अधिकार है और संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसके साथ ही अब तीन ऐसे लोग हैं जिन्हें संयुक्त हिंदू परिवार में तीन ऐसे लोग हैं जिन्हें दे हैव नो राइट टू गो फॉर द पार्टीशन बट दे आर इंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इफ द पार्टीशन टेक्स प्लेस इन द जॉइंट हिंदू फैमिली। ऐसे ये तीन महिलाएं हैं। पहला है वाइफ, दूसरा है विडो मदर और तीसरा है ग्रैंड मदर। वाइफ के संबंध में नियम है कि अगर पिता और पुत्रों के बीच में बंटवारा हो रहा है तो ऐसे स्थिति में वाइफ को एक सन के बराबर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। उसी तरह से अगर पिता की मृत्यु पर बंटवारा बेटों के बीच में हो रहा है तो इस विडो मदर को एक सन के बराबर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। और तीसरा है ग्रैंड मदर। अगर ग्रैंड मदर के सभी संतान मर गए हैं और या संतान नहीं है और बंटवारा जो है वो ग्रैंड सन के बीच में हो रहा है, यानी ग्रैंड मदर के ग्रैंड सन के बीच में बंटवारा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस ग्रैंड मदर को एक ग्रैंड सन के बराबर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। अब नाउ कम टू द डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर। कैसे जानेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का यानी को पार्टनर्स का या अन्य सदस्यों का संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी में बंटवारे के समय कितना हिस्सा मिलेगा? इसके लिए हम लोग दो रूल अडॉप्ट करते हैं, यहाँ पर ले डाउन किया गया है। वो है पहला जो विभाजन होगा वो पर स्ट्रिप होगा और रेस्ट ऑफ अदर विभाजन होगा वो पर कैपिटा होगा। इसे समझते हैं ये है क्या। मान लीजिए एक फादर है, उसके 3 लड़के ABC, किसी ने बंटवारा कराया है, चाहे फादर ने बंटवारा करा दिया है, तो ऐसी स्थिति में बंटवारा होने पर सभी का हिस्सा होगा 1/4 1/4 1/4। फादर को 1/4, A को 1/4, B को 1/4 और इसी को। एक दूसरे इलस्ट्रेशन लीजिए। फादर है, इनके 3 लड़के हैं और A के भी 2 लड़के हैं, C के 2 लड़के हैं और F के 2 लड़के हैं।
ऐसी स्थिति में अब अगर मान लीजिए बंटवारा होता है तो बंटवारे के समय किसको कितना हिस्सा मिलेगा। पहला जो विभाजन होगा वो मैंने बताया था पर स्टेट होगा। पर स्टेट का मतलब होता है कि फादर और पुत्रों के बीच में पहला विभाजन होगा, 1/4 सभी को मिल जाएगा। अब जो विभाजन होगा वो पर कैपिटा होगा, यानी कि 1/4 जो ए को मिला है वो ए का ना होके ए के दोनों पुत्रों डी और ई का भी समान रूप से उसमें हिस्सा होगा, यानी 1/4 को 3 भागों में बांटा जाएगा, यानी 1/12 ईच। उसी तरह सी का भी 1/4 अपना नहीं होगा, बल्कि सी के दोनों लड़के का उनका बराबर रूप से अधिकार होगा, और इसका मतलब होगा सभी को 1/12 मिलेगा। अब ये 1/12 जो है एफ के दो पुत्रों का भी बराबर उसमें अधिकार होगा, अतः 1/12 वो 3 भागों में बांटा जाएगा, 1/36 ईच विल टेक। तो ये है, उस तरह से हम लोग संयुक्त हिंदू परिवार में बंटवारे के समय डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर को निर्धारित करते हैं। अब 2 और छोटे छोटे चीजें और भी इसमें है। रीपार्टीशन, क्या एक बार बंटवारा होने के बाद पुनः बंटवारा कराया जा सकता है या रीओपन बंटवारे को रीओपन किया जाता है। इस संबंध में नियम ये है कि सामान्य तौर पर एक बार बंटवारा हो जाता है तो वो फुल एंड फाइनल होता है, लेकिन यानी होल हिंदू लॉ में कहा गया है कि तीन ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें रहने पर बंटवारा हो जाने के बाद भी रीओपन कराया जाता है। तो पहली परिस्थिति है अनबॉर्न चाइल्ड, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि मैंने बताया था कि अगर अनबॉर्न चाइल्ड है, बंटवारा हो रहा है तो उसे एक सन के बराबर हिस्सा मान के को अलग करना पड़ेगा। मान लीजिए बंटवारा हुआ, सन के बराबर हिस्सा सन न मान के आपने कोई का हिस्सा अलग से नहीं रखा है, ऐसे स्थिति में अगर वो सन पैदा होता है तो बंटवारे को रीओपन कराएगा। दूसरा है बाई फ्रॉड से अगर किसी व्यक्ति को हिस्सा कम या ज्यादा मिला है और फ्रॉड किया गया है बंटवारे के समय तो पुनः बंटवारा रीओपन कराया जाता है। तीसरा है मिसिंग कोपार्सन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि ईच एंड एवरी कोपार्सन हैव राइट टू गेट अ शेयर आफ्टर द पार्टीशन हो रहा है, कोई कोपार्टनर मिसिंग है, ऐसी स्थिति में अगर कोपार्टनर पुनः वापस आता है तो उसे अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए पार्टीशन को रीओपन कराना पड़ेगा। और लास्ट है रीयूनियन, मीन्स कि एक बार बंटवारा हो जाए तो क्या पुनः रीयूनाइट हुआ जा सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 नियम है। पहला है कि जो रीयूनियन संभव है, नियम यह है कि रीयूनियन पार्टीज टू पार्टीशन के बीच में होता है, यानी पार्टीज टू पार्टीशन का मतलब है कि जो पक्षकार बंटवारे के समय पक्षकार थे, जो जिनके बीच में बंटवारा हुआ था, उन्हीं के बीच में रीयूनियन होगा, उसके अतिरिक्त रीयूनियन नहीं हो सकता है। सपोज दैट ये इनके बीच में बंटवारा होता है, मान लीजिए पिता और 3 बेटों के बीच में, तो जब भी रीयूनियन होगा तो ए बी सी और फादर के बीच में ही होगा। एक क्वेश्चन एफ होता है, वो चाहेगा बंटवारे में पुनः जो रीयूनियन हो जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो नियम ये है कि बंटवारे रीयूनियन जो है वो पार्टीज टू पार्टीशन के बीच में हो सकता है। और दूसरा है कि रीयूनियन सिर्फ फादर और सन के बीच में हो सकता है, ब्रदर के बीच में हो सकता है, और अंकल और नेफ्यू के बीच में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था पार्टीशन के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।